हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 4 वायु के बारे में। ठीक है, हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु में कौन कौन से गैस होते हैं, किस गैस की मात्रा कितनी है, किसका क्या काम है, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापन और वायुमंडल की परतें, ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम एक एक पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है वायुमंडल के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मान लो कि ये पूरा चैप्टर ही वायुमंडल पे डिपेंड है। ओके, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये आपको पता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से मैं वायुमंडल पहले समझा चुकी हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल का संगठन यानी कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, वायुमंडल में क्या क्या है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मतलब वायुमंडल का बड़ा भाग यानी कि सबसे ज्यादा गैस दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से 78% है। नाइट्रोजन कितना है हमारा, 78% है नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है ये 2019 के सीटेट में कि परसेंटेज के हिसाब से वायुमंडल मंडल में कौन सी गैस गैस ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन है। तो उसमें नाइट्रोजन आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले ऑर्गन है 0.093%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है 0.03%। और भी बहुत सारी गैसें हैं जिनकी मात्रा है 0.04%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप सीरियल नंबर से याद करिए, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद अन्य गैसें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में काम करते हैं, यानी कि पौधों को बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन ये भी है कि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को सांस जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से नहीं लेता, वो मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करता है। हमारे सांस के थ्रू भी नाइट्रोजन हमारे अंदर जाता है, लेकिन फेफड़ों से फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है सांस के थ्रू ही। ऑक्सीजन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑक्सीजन हमारे लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, जीव जंतु के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बिना तो हम मर ही जाएंगे। तो ऑक्सीजन मनुष्य और जीव जंतु के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी महत्व बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं हुए तो हम जीवित नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हर गैस की अपनी अपनी महत्व है, हर गैस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी की भी कमी या ज्यादा, मतलब अपने जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उससे पृथ्वी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, वो हम देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए इसमें परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन, वही है ना कि पौधे, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था। और पौधों के जीवन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। पौधे क्या होता है, वो सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा से कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे और पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है, पौधे उसे सांस के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं में क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई होती है, फैलकर। सारी गैसें किसी एक जगह, कोई भी गैस इकट्ठा नहीं होता, वो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पृथ्वी के चारों ओर फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, यानी कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा, सूर्य की किरण जो आ रही है उसको पृथ्वी पर ही रोक के रखती है, पृथ्वी पर ही रोक के रखती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस
जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर ऊष्मा बहुत ज़्यादा रुकेगा, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। ओके, क्या है? और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो गया तो ग्रीन मतलब कि पृथ्वी जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर टिक ही नहीं पाएगी और धरती बहुत ठंडी हो जाएगी, उसमें भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है? और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में भी है कि भूमंडलीय तापन भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण हो जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भूमंडलीय तापन होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की ऊष्मा है, वो बहुत ज़्यादा पृथ्वी अवशोषित करने लगता है और बहुत ज़्यादा रुक जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी ज़्यादा होती है और पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोक कर रखती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है? और वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा, और वो भी जीवन के लिए मतलब कि जीवन के लिए वो भी सही नहीं है, तो उसमें भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या है? अब जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। बेटा इससे ये भी समझने की कोशिश करो कि वायु दाब कहाँ कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। तो वायु दाब जहाँ पे गर्मी होगा, ज़्यादा गर्म जहाँ का जलवायु, जहाँ का मौसम ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ वायु दाब कम होता है, क्योंकि वायु ऊपर की ओर उठ जाता है, तो वायु दाब कम होगा। लेकिन सर्दियों के मौसम में वायु दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है, ठंडे होने के कारण वायु नीचे की ओर आता है, तो वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होगा। और ठीक है, और यही है वायु चक्र। क्या है कि जब वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो ठंडी हवा जो खाली रिक्त स्थान है वहां पर आ जाती है, तो इससे क्या होता है? उसे ही हम वायु चक्र बोलते हैं। ठीक है? शैल चक्र, वायु चक्र से आपको याद आ रहा होगा, शैल चक्र जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं उसे, और मैं आशा करती हूँ कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है? अब है आगे वायुमंडल की संरचना। तो बेटा ये आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में, एक दो चैप्टर पहले, वायुमंडल की संरचना में बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी मैंने सारा कुछ बता दिया था। लेकिन फिर भी इसमें आपको रिवाइज़ कराऊँगी, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लें और इसे बना के याद करें। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो वायुमंडल की संरचना है, कॉपी में आप बनाइए, उसमें लिखिए कि कितने से कितने किलोमीटर की ऊँचाई तक क्षोभ मंडल है, कहाँ से समताप मंडल है। क्योंकि जब हम हाथ से लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल बस जाता है। आप याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर हम हाथ से लिख के करते हैं, फिगर बनाते हैं, तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहता है, या फिर सुनी हुई चीज़ें हमें याद होती है। हम पढ़ के अगर रट के किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस तरीके की चीज़ों को, तो हमें लिख के करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं क्या है। वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है? 5 परत है वायुमंडल की। ये क्वेश्चन आया था कि परतों के हिसाब से, मतलब सीरियल नंबर के हिसाब से वायुमंडल के परतों के बारे में लिखिए। अभी शायद ये क्वेश्चन आया था आपका जुलाई 2019 का क्वेश्चन था ये। देखिए क्या है, सीरियल नंबर के हिसाब से सबसे पहले है क्षोभ मंडल। ओके, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर हमारा मध्य मंडल है, वायुमंडल है एवं बहिर्मंडल है। 5 हो गए, 5 वायुमंडल की परतें हैं। इसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, हम इसके बारे में समझते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा पूछा गया है एक बार बेटा, कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत किसे माना गया है? तो क्षोभ मंडल को माना गया है। क्यों माना गया है क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत? क्योंकि क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। बादल बनना, बारिश, हवा, तूफान, पेड़ पौधे, ये सभी कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। देखिए आप इस तरीके से बना के कर सकते हैं कि क्षोभ मंडल में यहाँ पे बादल बादल बने हुए हैं, बादल बना सकते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे बना सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि मैंने कहाँ पे बनाया था? क्षोभ मंडल में बनाया था। इसलिए ये सभी कहाँ पे है?
क्षोभ मंडल में होता है, क्योंकि कई बार आता है ये क्वेश्चन कि मौसम संबंधी घटनाएँ कहाँ पे होती है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है? अब है क्षोभ मंडल की ऊँचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, ठीक है? मतलब पृथ्वी से 13 13 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल की ऊँचाई है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में साँस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएँ जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी म परत के अंदर होता है, ठीक है? क्षोभ मंडल बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएँ क्षोभ मंडल में होती है। पहला तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। दूसरी विशेषता क्या है कि क्षोभ मंडल की ऊँचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊँचे तक क्षोभ मंडल की परत है। मौसम संबंधी सारी घटनाएँ क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल बनना, वर्षा, कोहरा, ओले पड़ना, पेड़-पौधे ये सब कहाँ पे हैं? क्षोभ मंडल में हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है, ठीक है? उसके बाद है समताप मंडल। इसके नाम से ही आपको थोड़ा-सा हो रहा होगा समताप मंडल, सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान। यहाँ के तापमान यहाँ समताप मंडल में तापमान घटता-बढ़ता नहीं है, तापमान बिल्कुल एक जैसा रहता है। ठीक है? इसलिए इसको हम समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग कितना है समताप मंडल? 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, ठीक है? यहाँ देखिएगा समताप मंडल कितनी ऊँचाई तक है? 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक है। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे कोई मौसम संबंधी घटना मतलब कि यहाँ का तापमान बिल्कुल एक जैसा होता है। यहाँ पे बादल नहीं होते, मौसम संबंधी घटनाएँ नहीं होती। आप जब भी एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होंगे, तो बादलों के ऊपर से एरोप्लेन ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद जब हम बिल्कुल ऊपर में वो सीधा उड़ता है, तो वहाँ पे कोई ना हमें बादल दिखता है, ना और कुछ। तो वो समताप मंडल में उड़ता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आया है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श कहाँ पे माना गया है? तो सबसे आदर्श हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल है, क्योंकि वहाँ पे बादल संबंधी कोई घटना नहीं मतलब मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, ना बादल बनते हैं, ना वहाँ पे हवा तेज़ है, ना कुछ, तो वहाँ पे और ना वहाँ पे तापमान घटता-बढ़ता है। इसलिए वहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना गया है समताप मंडल को। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, देख लीजिए यहाँ पे हवाई जहाज़ आप ऐसे बना सकते हैं, हवाई जहाज़ बना दीजिए समताप मंडल में, तो आपको याद रहेगा कि मैंने समताप मंडल में हवाई जहाज़ बनाया था, इसलिए स हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए समताप मंडल है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। दूसरा है ओज़ोन परत। ओज़ोन परत जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरणों से बचाता है। वैसी किरणें जिससे हमें स्किन डिजीज़ या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उन किरणों से बचाता है, वो ओज़ोन मंडल भी समताप मंडल में है। ठीक है? ओज़ोन मंडल भी कहाँ है हमारे? समताप मंडल में है। ठीक है? इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श है। देखो है ना? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं बनते और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी हवाई जहाज़ में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओज़ोन परत है। ओज़ोन गैस की परत है इसमें। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है? अब इसमें देखिए क्या-क्या विशेषता है समताप मंडल की, हम फिर से देखते हैं। समताप मंडल दूसरी परत है, सीरियल नंबर से दूसरे नंबर पर आते हैं। इसकी ऊँचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएँ बिल्कुल भी नहीं होती, ना बादल बनना और मौसम संबंधी कोई घटनाएँ नहीं होती। इसका तापमान बिल्कुल समान होता है। इसको और इसी कारण यहाँ ये जो परत है, ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बिल्कुल आदर्श माना गया है कि यहाँ पे ह मतलब आदर्श परत माना गया है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए। समताप मंडल और विशेषता क्या है इसमें कि समताप मंडल में ओज़ोन गैस की परत पाई जाती है, जो कि सूर्य की हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है? आपको ये भी जानना चाहिए कि ओज़ोन गैस का कार्य क्या है? तो ओज़ोन गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है? उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल में ये आपको छोटा-छोटा सा दिख रहा है तारों की तरह, तो ये तारा नहीं है, ये उल्का पिंड है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। हम जब आसमान की ओर देखते हैं, कोई टूटता तारा दिख गया, तो हम मन्नतें माँगने लगते हैं। माँगते हैं ना, विश करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, तो वही है टूटता तारा, यही उल्का पिंड है। कोई तारा नहीं टूटता, बल्कि ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड जो हमारे ये मतलब अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्कापिंड होते हैं, वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। लेकिन हमारे मध्यमंडल में एक गैस पाया जाता है, उस गैस के कारण क्या है कि ये उल्कापिंड वहाँ पे उस मध्यमंडल में आते ही जल के टूट जाता है, फट जाता है और ये बहुत बड़े-बड़े उल्कापिंड होते हैं और इसके फटने के बाद अगर एक आध उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर भी जाए, तो पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान उससे नहीं होता, बल्कि जहाँ पे वो गिरता है, वहाँ पे बस एक गड्ढा-सा बन जाता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि उल्कापिंड कहाँ पे जल के भस्म हो जाता है, तो फट जाता है, तो कहाँ पे होता है? मध्यमंडल में। ठीक है? तो इस तरह से आप उल्कापिंड यहाँ बना सकते हैं, उसको फटते हुए दिखा सकते हैं। अब देखिए देखते हैं वह वायुमंडल की तीसरी परत है मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक है।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ओके, क्या है कि उल्कापिंड जो है अंतरिक्ष से जो प्रवेश करते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में, वो इस परत में आने से जल जाते हैं। उल्कापिंड मध्यमंडल की परत में आने से जल जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि जो उल्कापिंड है कौन से मंडल में आकर जल जाता है या फट जाता है, तो कहाँ पे होता है? मध्यमंडल में। ठीक है, अब है वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल का क्या है? वाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, मतलब वहां गर्मी ज्यादा होती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। याद रखिएगा, जो मध्य मंडल है इसे आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आयन मंडल क्या है कि ये हमारे वाह्य वायुमंडल का एक, सॉरी मध्य मंडल नहीं, वाह्य वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आयन मंडल वाह्य वायुमंडल का एक भाग है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि आयन मंडल किसका भाग है? तो याद रखिएगा वाह्य वायुमंडल, यानी कि बाहरी वायुमंडल जो ऊपर है, चौथे नंबर पे जो आता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। मध्य मंडल जो बीच में है, बिल्कुल याद रखिएगा। 5 वायुमंडल की परतें हैं, तो 2 नीचे 2 ऊपर और उसके बीच में जो है उसे मध्य मंडल कहते हैं। ओके, तो ये वाह्य वायुमंडल का भाग क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? एक परत है, इसका एक भाग है, और इसकी ऊंचाई जो वाह्य वायुमंडल की ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित होती है। जो रेडियो संचार है उसके लिए वाह्य वायुमंडल का ही उपयोग होता है। यहीं पे जो हमारे रेडियो संचार के यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं वो यहीं पे लगाए जाते हैं, और यहीं से पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे पुनः यहाँ पर पृथ्वी पर परावर्तित होती है। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं कुछ, जैसे वैसे नहीं लगा होता है यंत्र वंत्र, जिससे कि रेडियो तरंगे, मुझे बनाना नहीं आ रहा है बट आप बना सकते हैं, बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि रेडियो तरंगे पृथ्वी पर, रेडियो में हम सुनते हैं ना चीजें, तो वहां से रेडियो तरंगे पृथ्वी पर वायुमंडल में ही है जहां से रेडियो तरंगे पृथ्वी पर आती है। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। आप याद रखिएगा कि जो वायुमंडल की परतें हैं, इससे एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको 2 बार मैं पिछले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ, इसमें भी बहुत डिटेल से समझा रही हूँ, इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगी ये चीज। ठीक है, अब रेडियो तरंगों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण परत है? वाह्य वायुमंडल। ओके, और सबसे जो बाहरी परत है वो है बहिर्मंडल। तो आप बहुत अच्छे से नाम याद कर सकते हैं बेटा। क्षोभ मंडल याद कर लो कि सबसे जो नीचे का परत है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें मनुष्य हम रह रहे हैं, वायुमंडल की सारी घटनाएं उसमें होती है। समताप मंडल, समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। इसमें जो तापमान होता है बिल्कुल समान होता है, घटता बढ़ता नहीं है। मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती इसमें, बादल बनना कुछ भी नहीं होता इसमें, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। और ओजोन गैस की परत समताप मंडल में है। ओजोन गैस का काम क्या है कि पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। और उसके बाद है मध्यमंडल। याद रखिएगा, ऊपर के 2 बहिर्मंडल वायुमंडल, और बहिर्मंडल और वायु वायुमंडल, और नीचे के क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि जो मध्य में है, बीच में है। ठीक है, जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की ओर आता है, मध्यमंडल में जलकर भस्म हो जाता है, टूट जाता है। वायु वायुमंडल रेडियो तरंगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ से रेडियो तरंगे वापस हमारे पृथ्वी पर आती है। बहिर्मंडल में क्या है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हीलियम एवं नाइट्रोजन कहाँ पे, कौन से वायु परत में पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में। ओके, बहिर्मंडल में हीलियम एवं नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है। आपको दिख रहा है, ये सबसे पतली परत होती है बहिर्मंडल, यानी कि सबसे बाहर का। ठीक है, और हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है, यहीं से ये अंतरिक्ष में तैरता है। तो मैं आशा करती हूँ कि वायुमंडल की परतें आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अब देखते हैं मौसम और जलवायु। मौसम जलवायु भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। मौसम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन जो तापमान में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है कि किसी बड़े स्थान में लंबे समय के मौसम को वहां की जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बता के आपको निकल रही हूँ कि किसी बड़े, मतलब किसी बड़े स्थान में लंबे समय के मौसम को वहां की जलवायु कहते हैं। लंबे समय मतलब कि कई साल, 50 साल, 100 साल के जो मौसम होते हैं उसको वहां की जलवायु कहते हैं। और एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करना चाहती हूँ, जो शायद मेरा रह गया है बताना आपको, कि मैं आपको प्रशांत महासागर के बारे में बता रही थी। प्रशांत महासागर की विशेषता क्या थी कि प्रशांत महासागर दीर्घवृत्ताकार है, सॉरी वृत्ताकार है,
और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त पाया जाता है। और बेटा प्रशांत महासागर में सबसे ऊंची पर्वत जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची है पर्वत, वो पर्वत पाई जाती है मोनाकी पर्वत। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मोनाकी पर्वत के बारे में बताना भूल गई थी मैं, जो मुझे रिमाइंड हुआ था बाद में, आपने तो पूछा नहीं है, मुझे रिमाइंड हुआ था। तो वो मोनाकी पर्वत आपको याद रखना है कि जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, 11,000 कुछ उसकी ऊंचाई है, वो प्रशांत महासागर के अंदर है और उसका नाम है मोनाकी पर्वत। और विश्व की सबसे गहरी गर्त ये मेरियाना गर्त, तो वो भी प्रशांत महासागर में है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं तापमान। चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं तापमान किस तरीके से मापते हैं। तापमापी से हम तापमान मापते हैं। वायुदाब किस चीज से मापते हैं, वायुदाब मापी। वर्षा किस चीज से मापते हैं, वर्षा मापी। वात दिग्दर्शी यानी कि जिससे हम दिशा का पता लगाते हैं, ठीक है। वात दिग्दर्शी क्या है, हम इससे दिशा का पता लगाते हैं। ये चार आपको याद कर लेना इस चैप्टर में, क्योंकि ये सब भी आ जाता है कि इसे दिशा का पता हम किस चीज से लगाते हैं। तो वात दिग्दर्शी याद रखिएगा, दिग मतलब दिशा, दिशा का पता लगता है। और सारा कुछ तो वही है, वर्षा वर्षा मापी, नाम से पता चल जाएगा आपको। वायुदाब मापी, वायुदाब मापते हैं। ताप मापी, तापमान मापते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं तापमान में। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, ठीक है। पता है हमें, मौसम जलवायु पढ़ चुके हैं तो अब तापमान भी पता होना चाहिए, क्योंकि तापमान से ही मौसम और जलवायु दोनों हम निकालते हैं। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता यानी कि वायु में मौजूद गर्मी और ठंडक, इनको ही हम तापमान कहते हैं। इसी को तो कहते हैं जब गर्मी ज्यादा हो तो तापमान ज्यादा है, जब गर्मी कम हो यानी कि सर्दी हो तो तापमान कम है। तो जो वायुमंडल में ताप एवं शीतलता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है। अब है आतपन, ये भी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से समझिए आतपन क्या है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में चारों तरफ फैलकर पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा को रोक लेती है। और वो पूरी ऊर्जा को नहीं, कुछ ऊर्जा को रोकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वो कुछ ऊर्जा को रोक लेती है, उतनी ही ऊर्जा जितनी ऊर्जा हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। उस ऊर्जा को रोक लेती है, उसी को हम आतपन कहते हैं, ठीक है। आतपन यानी कि पृथ्वी से, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आतपन क्या है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा, आतपन को सूर्यताप भी कहा गया है, ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, बिल्कुल घटेगी, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये हमारा भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश पे है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मैंने बताया था कि यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा रुकेगी ना सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सूर्य की धूप सीधी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा है, तो यहाँ आतपन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो ठंड ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। तो जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी यानी कि वहां पे सूर्य की ऊर्जा कम मिल रही है, तो वहां पे आतपन का जो मात्रा है वो कम होगा। तो यही चीज दिया गया है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आतपन की मात्रा क्या होता है, मतलब आतपन की मात्रा देके नीचे ऑप्शन दे सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए घटती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए बढ़ती है, या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए समान रहती है, कुछ भी उसमें दे सकता है। तो क्या है हमारा आंसर, क्या होगा कि आतपन की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए घटती है। याद रखिएगा जहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ेगी वहां पे आतपन की मात्रा कम होगी, और जहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा होगी वहां आतपन की मात्रा ज्यादा होती है। ऊर्जा का मतलब है सूर्य की तेज रोशनी, ठीक है, वही है ना ऊर्जा का मतलब। तो जहां पे सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी वहां आतपन की मात्रा ज्यादा होती है, ओके। अब आगे हम देखते हैं तापमान को मापने के लिए मानक डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मानक क्या है इकाई, डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या है, भीड़ वाले ऊंचाई में क्या, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आप हमेशा देखते होंगे, आप गांव में जाइए गर्मी में या फिर शहर में जाइए, शहरों में गर्मी ज्यादा होती है, नगरों में गर्मी ज्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग गांव में गर्मी कम होती है। गांव में गर्मी कम होने के बहुत सारे रीजन है, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, तो पेड़ पौधों के कारण क्या होता है, हवा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे गर्मी कम होगी। और दूसरी क्या चीज है कि
जो गर्म वायु है वो वहाँ पे पास कर जाती है, रुकती नहीं है, क्योंकि गाँव में बहुत ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग नहीं होते, जबकि शहर में बहुत ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग होते हैं, 50-50 माले के, पता नहीं कितनी ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो गर्म वायु के हैं, उस बिल्डिंग के कारण वो गर्म वायु को रोक लेती है वो बिल्डिंगें। तो भीड़-भाड़ वाले ऊँचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है, जिससे क्या होता है कि शहरों का तापमान बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है शहर का तापमान। अब आगे है आपका वायुदाब। वायुदाब मैं ऊपर भी आपको समझा चुकी हूँ, फिर से मैं आपको समझाऊँगी। वायुदाब क्या है? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु हमारे शरीर पर किस तरह का बल लगाती है? तो उच्च दाब के साथ बल लगाती है वायु हमारे शरीर पर। तो अब ये हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि वायु अगर बहुत उच्च दाब के साथ बल लगाती है, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? हम इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वायु चारों तरफ से हमारे ऊपर बल लगाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आगे से बल लगाएगी, फिर तो हम पीछे गिर जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सभी दिशाओं पे हमारे ऊपर बल लगाती है, तो इसलिए हमारे हम गिरते नहीं हैं। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ठीक है? हम गिरते नहीं हैं, हम इस चीज़ का अनुभव नहीं करते कि वायु का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब आप ये देखते होंगे बहुत तेज़ तूफ़ान आया हो, बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गिर जाएँगे। उस हवा में तो लगता है क्योंकि वो एक साइड से बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ वायु की दाब हमारे ऊपर लगती है, तो हम ऐसा लगता है कि हम गिर जाएँगे या हवा की दिशा में ही हम भागने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो ये क्या है कि वायु दाब हमारे ऊपर क्या है, बहुत उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ये आपको याद रखना है। उच्च दाब के साथ वायु हमारे शरीर पर बल लगाती है और चारों दिशाओं से बल लगाती है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता और हम गिरते नहीं हैं। ठीक है? अब है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। हमारे ऊपर भी लगाती है और वही पृथ्वी की सतह पर भी अ, वायु के दाब द्वारा बल लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब घटता है या बढ़ता है? तो वायु दाब घटता है जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं। समुद्र स्थल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्थल पर जो जो हमारा वायु दाब है वो सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो समुद्र का स्थल है वहां पे वायु दाब बहुत ज्यादा होता है और ऊंचाई पे जाने पे वायु दाब घटता जाता है, कम होता है। ठीक है, यही है, जहां पर वायु दाब ज्यादा होगा वहां पे हम उच्च वायु दाब का क्षेत्र बोलते हैं और जहां पे वायु दाब कम होगा उसे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बोलते हैं। वायु दाब का क्षेत्रीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। मैं आपको नीचे ऊपर बता चुकी हूँ कि निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, जहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होने के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज, हवा या पानी, पानी को भी खूब उबाल देते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता है। वैसे ही हवा भी अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो कहाँ, वो ऊपर की ओर उठता है। तो इसलिए अगर हवा ऊपर की ओर उठ गया, उसका मतलब वहां पे निम्न वायु दाब है, नीचे तो कोई दबाव पड़ नहीं रहा क्योंकि हवा तो ऊपर जा रही है। तो वो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनाता है। याद रखिएगा, जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा और वहीं पे जहां पे तापमान कम है वहां पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि वायु दाब का क्षेत्र कहाँ है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहाँ है। जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र, और जहां पे तापमान कम होगा वहां पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताएंगे सॉल्व करके। क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश पे वायुदाब निम्न वायुदाब होता है या उच्च वायुदाब, और ये अक्ष पे जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, सॉरी ध्रुवों पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमारा वायुदाब कम होता है या ज्यादा होता है। ये आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में। चलिए हम आगे देखते हैं। पवन। पवन क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र जहाँ पे मतलब उच्च दाब क्षेत्र जहाँ तेज हवा का दबाव पड़ रहा है वहां से हवा कहाँ जाती है, निम्न वायु दाब, क्योंकि निम्न वायु दाब में क्या है कि वायु ऊपर की ओर उठ गई है। अब ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है वहां की वायु ऊपर की ओर उठती है और नीचे खाली स्थान हो जाता है। तो जहाँ पे वायु दाब ज्यादा है वहां से वायु ठंडी हवा आ जाती है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में। इसी को हम पवन कहते हैं, हवा कहते हैं। उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर पवन की गति को हम क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। ओके,
अब देखिए, ये कुछ है पवनों के बारे में। अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, अस्थानीय पवनें, इससे भी क्वेश्चन आता है। अस्थायी पवनें क्या है? व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें। अस्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। यानी कि जो व्यापारिक अस्थायी पवनों को हम व्यापारिक पवन भी बोलते हैं, और ये पूर्व और पश्चिम की ओर चलती है। पूर्व और पश्चिम की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर नहीं चलेगी। उत्तर से पूरब की ओर जा सकती है, दक्षिण से पूरब की ओर जा सकती है, लेकिन ये पूरब से उत्तर की ओर या पूरब से दक्षिण की ओर नहीं जाती है। तो याद रखिएगा, जो अस्थायी पवनें हैं वो वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती है। जो अस्थाई, याद रखिएगा बिल्कुल बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अस्थाई पवनों की विशेषता वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती है, और ये पूर्व और पश्चिमी व्यापारिक पवनें होती हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिमी व्यापारिक पवनें होती हैं। इसमें देखो ये दिया गया है, ये कोई भी पवन आपको दक्षिण या उत्तर की ओर जाते हुए नहीं दिख रहा होगा। कोई पूरब की ओर जा रहा है, कोई पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यापारिक पवनें होती हैं। दूसरी है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। मौसमी पवनें क्या है? मौसमी पवनें तो मौसम के अनुसार होगा, तो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। तीसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष पे बहने वाली पवन को स्थानीय पवनें कहते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। याद रखिएगा, स्थानीय पवनें वर्ष भर नहीं चलती, किसी छोटे से क्षेत्र में किसी विशेष समय पे चलती है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल में समुद्री समीर, क्या आपको भारत में और उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन याद है? इसे हम लू कहते हैं। लू क्या है? हमारी स्थानीय पवनें हैं, क्योंकि एक ये बस भारत में चलती है, और ये उत्तरी क्षेत्रों में चलती है, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में चलती है, और ये कब चलती है? गर्मी के मौसम में चलती है, इसलिए इसे स्थानीय पवन बोला गया है। तो ये पवन आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, ये आप देख सकते हैं कि डोल ड्रम कहाँ है। तो भूमध्य रेखा का जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है, वहां उसे हम डोल ड्रम भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो है, जो भूमध्य रेखा का निम्न दाब वाला क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स अक्षांश, इससे भी क्वेश्चन आया है कि हॉर्स अक्षांश कहाँ है? तो उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र, निम्न दाब वाला क्षेत्र डोलड्रम है, वहीं पे उच्च दाब वाला क्षेत्र, जो उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र है, वो क्या है? हॉर्स अक्षांश है। ये मकर रेखा से ऊपर होता है, और फिर यहाँ से कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे की ओर होता है हॉर्स अक्षांश। तो याद रखिएगा, डोलड्रम यानी कि जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखा पे, उसे डोलड्रम कहेंगे, और उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, इसे हम हॉर्स हॉर्स अक्षांश कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ये प्रमुख वायुदाब पेटियां थी। तो ये आप देख चुके हो कि जो ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पे, देखो क्या है, भूमध्य रेखा पे निम्न दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें ज्यादा होती हैं। वहीं पे आपका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हमारा उच्च दाब का क्षेत्र बनता जाएगा, और बिल्कुल जब हम ध्रुवों के पास आ जाते हैं, तो बहुत ही जो वायु का दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? जो हमारे वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है, उसे आर्द्रता कहते हैं। ये आर्द्रता बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होता है, कि बारिश के मौसम में हमेशा बारिश होती रहती है, तो पानी के कारण हमारे मतलब हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, जलवाष्प बहुत ज्यादा होती है। इस कारण क्या होता है, उस समय हाँ, चिपचिपा सा महसूस होता है, बेचैनी सी महसूस होती है, चिपचिपा सा महसूस होता है। अगर हम कपड़े धो के सुखाने के लिए भी डालें, और धूप ना हो, तो हमारे कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी होता है, तो उस पानी को सोखने की ताकत नहीं होती उनमें, तो वो नहीं सूखता। और जो आर्द्रता अगर वायुमंडल में बहुत ज्यादा है, तो हमें बेचैनी महसूस होती है, और हमारे शरीर में भी चिपचिपाहट सी होती है। उसका कारण यही है कि वायुमंडल में भी पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो उससे हमें बेचैनी महसूस होती है जब जलवाष्प ऊपर उठता है। अब यही जलवाष्प, जब जो आर्द्रता है और जलवाष्प जो वायुमंडल में पाया जाता है, यही जलवाष्प जब ऊपर की ओर उठता है, मतलब वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है और ठंडा हो जाता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा, और ठंडा होने के बाद ये संघनित होता है, होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है, जिसे हम बादल कहते हैं। ठीक है, ठंडा होकर संघनित होकर ये इकट्ठा हो जाता है और जल की बूंद बनाता है, जिसे हम बादल कहते हैं, फिर ये बारिश होती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए, इससे भी क्वेश्चन आया, ये फिगर दे दिया गया था, एक बार ये भी आया था, ये फिगर देके कि ये किस तरह की बारिश है। तो जब देखो, ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों जब मिलती है, तो चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा, और बारिश भी बहुत तेज होती है। ठीक है, दूसरा है पर्वतीय वर्षा। बहुत ही सिंपल है, पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वतों पे होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा है, आर्द्र वायु के साथ बहती है ये, इसमें आर्द्र वायु होती है। अब गर्म वायु के साथ क्या होता है हमारा,
संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में होता है। ये सीधी बारिश होती है, इसमें ना बहुत ज़्यादा हवा होती है, ना कुछ, ये सीधी बारिश होती है और इसमें गर्म वायु ऊपर की ओर जाते हैं, जिस कारण संवहनी वर्षा होती है। तो आपको ये पता होगा, पर्वतीय वर्षा आर्द्र वायु के कारण, चक्रवाती वर्षा ठंडी और गर्म वायु के कारण। तो ये भी आपको याद रखना है, चक्रवाती वर्षा कौन-सी वायु के कारण होता है? ठंडी और गर्म वायु के कारण। और चक्रवाती वर्षा क्या है कि भई ठंडी और गर्म वायु अगर मिल जाती है, तो बहुत तेज़ हवा और तूफान के साथ बारिश होती है तेज़। और पर्वतीय वर्षा क्या है? आर्द्र वायु के कारण होती है। वहीं संवहनी वर्षा बिल्कुल सीधे जो मैदानी क्षेत्र में होता है, गर्म वायु के कारण, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। वर्षा के 3 प्रकार, संवहनी, पर्वतीय तथा चक्रवाती। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जो एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो क्या है? ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परत में से कौन सी बादल विहीन है? कौन सा है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में से हम ऊपर जाते हैं तब वायुमंडल वायुदाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, तो वायुदाब घटता है, ठीक है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। वृष्टि यानी कि जो बर्फ, वो मतलब कि जो वायुमंडल में बर्फ, मान लो बर्फ जब तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे वर्षा कहते हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं हम, मिलान करने वाला। व्यापारिक पवनें स्थानीय पवन होती है, अस्थायी पवन होती है, सॉरी, अस्थायी मतलब कि वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती है, पूरब और पश्चिम की ओर, ठीक है। और लू स्थानीय पवन है, मानसून मौसमी पवन है, पवन पवन की क्षैतिज गति है, ठीक है। पवन की क्षैतिज गति यानी कि जब पवन वायुदाब हल्का होके ऊपर की ओर उठता है तो गर्म, जो जहाँ से निम्न निम्न वायु उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, वो हवा फिर निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आ जाती है, जिसे हम पवन की गति कहते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। और कुछ ना समझ में आए तो बार-बार मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपको समझाऊँगी, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही डाल दूँगी। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि जल्दी-जल्दी वीडियो डालें। बिल्कुल मैं डालूँगी, आज सुबह मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बना हुआ वीडियो नहीं डल पाया था। और कोई बात नहीं, मैंने इसके पहले का वीडियो अभी डाल दिया है और मैं ये वीडियो भी अभी डाल दूँगी अभी तुरंत ही। तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, जो ना समझ में आता हो मुझे फिर से पूछिए, मैं बताऊँगी, दोबारा से आपको बताऊँगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है? ओके बेटा, बाय-बाय।